ना हो, चिकित्सा के लिए जो उपकरण चाहिए वो सब उपलब्ध रहे। अस्पतालों में जो जांच होती है, चाहे वो, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस साल हमारे बजट में लगभग 29% की बढ़ोतरी की है, जो किसी भी विभाग के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी कितनी गंभीरता से हमारे अस्पतालों की व्यवस्था के काम को ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस अभियान के हमने जो उद्देश्य रखे हैं वो ये हैं, जो हमारी अधोसंरचना है उसका विकास हो, हमारे भवनों के रखरखाव ठीक हो, हमारे उसमें चाहे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम हो, सिविल मेंटेनेंस का काम हो, वो सब हो सके। हमारे अस्पतालों में फर्नीचर की कमी ना हो, चिकित्सा के लिए जो उपकरण चाहिए वो सब उपलब्ध रहें। अस्पतालों में जो जांच होती है, चाहे वो पैथोलॉजी की टेस्टिंग हो या जो एक्सरेज और उस तरह की सुविधाएं होती है वो जांच परीक्षण कंप्लीट हो, दवाओं की कोई कमी ना रहे, डायलिसिस और कैंसर की सेवाओं का विकास हो जाए, ब्लड बैंक हमारे अच्छे फंक्शनल तरीके से रहे, जहां हमारे पास चिकित्सक नहीं है वहां टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी हमारी उपलब्ध हो सके, रोगियों के लिए हितग्राही मूलक सुविधाएं हो, अर्थात अगर मरीज जाए तो उसके लिए हेल्प डेस्क लेके हर चीज वहां उपलब्ध हो। साथ में जो हम एक अपनी खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला बनाते हैं ताकि बीमारी से बचा जा सके, उस दृष्टि से हम उन खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं को ठीक ठाक करें। और ये सब करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जन भागीदारी किस तरह से हम ये सब करने में कर सके, ये इस अभियान के उद्देश्य हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट, जो मरम्मत के काम हैं गवर्नमेंट से जो हमने इंस्ट्रक्शंस आपको जारी किए हैं, उसमें साधारण और विशेष मरम्मत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 तीन तरह के हैं। श्रेणी 1 विशेष मरम्मत और साधारण मरम्मत वो है जिसका पैसा आज हम संस्था प्रभारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली, और श्रेणी 2 वो है जिसके आज हम टेंडर खोल रहे हैं, जिसकी आज निविदाएं खुल जा रही हैं, जिससे हम उनके अगले 1 हफ्ते में वर्क ऑर्डर जारी करके वो काम करा सकें। तो आप देखेंगे करीबन 65 करोड़ रुपए आज हम मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सीधे संस्था प्रभारियों के खाते में डालने जा रहे हैं और 80 करोड़ के हम अगले 1 हफ्ते में टेंडर अवार्ड करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई नए काम नहीं है, सब मेंटेनेंस के काम है। बिल्डिंग में नॉर्मल मेंटेनेंस के काम हो जाए, खिड़की, दरवाजे, प्लास्टर, फ्लोरिंग, सैनिटेशन, पानी की सप्लाई, बिजली, इस तरह के काम हो जाए ताकि हमारी संस्थाएं अच्छी दिख सकें, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और 146 करोड़ रुपए इस काम में लगाए जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग साल में 10-15 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च करते थे, यहां एक साथ 3 महीने में 146 करोड़ रुपए हम मेंटेनेंस में खर्च करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी इस अवसर को देखेंगे और इसको ऐसे करेंगे ताकि जो लोग इनके व्यक्तिगत लाभार्थी जिनको होना है, मरीजों को, उनको कोई असुविधा ना रहे। नेक्स्ट, इस 146 करोड़ का बंटवारा भी है। इसमें हमने जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस स्तर तक की संस्थाएं ली हैं। हो सकता है अगले साल हम सब हेल्थ सेंटर पे भी जाएं। अब तक हमने पीएचसी के काम करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, जो रेडियोलॉजी का टेस्टिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे 48 जिला चिकित्सालयों में आपके द्वारा जो हमको निर्देश दिए थे सुविधा उपलब्ध हो गई है। 3 बचे हैं जिनको हम अगले 1 महीना में पूरा कर लेंगे। इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उपयोग किए हुए हैं और इतना कॉम्पिटिटिव हमारी दर है, किसी भी मरीज को 650-700 रुपए में सीटी की सुविधा उपलब्ध है, जो बाजार में 3000 रुपए में होता है। ये हमारे सारे जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टेबल सोनोग्राफी हम करने जा रहे हैं। 150 मशीनें हैं जो आज जिनका हमने तय किया है कि हम सितंबर एंड या 15 अक्टूबर तक ये मशीनें अस्पतालों को उपलब्ध कराएंगे। डिजिटल एक्सरे हमारे पास खाली 10 अस्पतालों में था, बाकी 41 में हम ऐड करेंगे। कंप्यूटराइज्ड एक्सरे की 131 मशीनों में 284 और ऐड करेंगे। अर्थात रेडियोलॉजी को अगर अपन देखें तो 31 अक्टूबर की समय सीमा में 73 करोड़ रुपए की मशीनें हम रेडियोलॉजी जांच के संबंध में उपलब्ध जिला सभी चिकित्सालयों में कराएंगे। इसका चिकित्सालय वाइज बंटवारा क्या है वो आज हम आपके जो ग्रुप है स्वास्थ्य विभाग का उस पर डाल देंगे ताकि हर जिला चिकित्सालय और जिले को पता चल जाए कि उसको कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध होनी है। नेक्स्ट, इसी तरह पैथोलॉजी की जांच, इसमें हब एंड स्पोक मॉडल और एक जिला चिकित्सालय में सीधे आउटसोर्सिंग के मॉडल से हमने ये काम किया हुआ है। जिला चिकित्सालय में आपको पता है और सिविल अस्पतालों में दोनों में 131 प्रकार की जांच उपलब्ध है। हर दिन हम करीबन 25,000 पैथोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं और ये सुविधा हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। अब हम जो हब एंड स्पोक के माध्यम से व्यवस्था को नीचे तक लेके जा रहे हैं।
हम 100% स्पोक जो 1610 जगह जहां लोग अपना सैंपल दे सकेंगे और 324 जगह जहां मशीनें लगा रहे हैं, उन सब में हम ये टेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे। 45 प्रकार की पैथोलॉजी जांच इस अभियान के दौरान हम इंश्योर करेंगे कि 1610 जगह पे ये जांच हमारी उपलब्ध होने लगे। नेक्स्ट, उपकरण जो बाकी हमको देने होते हैं, जिसमें एबीजी मशीन है, ईटीओ स्टेरिलाइजर है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, हाइड्रोलिक ओटी टेबल, ओपीडी किट, बीएमआई मशीन, जो भी जिलों से मांग हमको मिली, जो भी आपने हमको बताया कि आपको अपने अस्पतालों में जिनकी आवश्यकता है, हमने उसमें कोई कटौती नहीं की, उसको बढ़ा के ही हमने काउंट किया हुआ है ताकि आप पास स्पेयर भी उपलब्ध हो सके। इन मशीनों में हम करीबन 120 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि 31 अक्टूबर तक ये मशीनें आप पास पहुंच जाएं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अस्पतालों में फर्नीचर एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और खासतौर से पेशेंट बेड जो हमको देना होते हैं। जैसा मैंने कहा 40,000 हमारे पास पलंग हैं, हम आपको 20,000 पलंग नए देने वाले हैं। 13,600 करीबन बेड साइड लॉकर हैं। हाइड्रोलिक बेड 1426 हम देने वाले हैं। फिर मैं कहता हूं जो रिक्वायरमेंट जिलों ने दी है उससे बढ़ी हुई संख्या है, कोई कटौती नहीं है, ताकि मरीज को जो सुविधाएं मिलती है जिसपे उसको रहना है वो उपलब्ध हो सके। करीबन 36 करोड़ रुपए इस व्यवस्था में खर्च होने वाला है। ये भी हम आज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि कहां कितना मिलना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से जो बेडशीट, कंबल के कवर, तकिए, गद्दे जो हम अस्पतालों में उपलब्ध कराने जा रहे हैं, करीबन 10 करोड़ रुपए हम इस पे भी खर्च करेंगे। हम बेडशीट 1,21,000 बेडशीट देने वाले हैं, अर्थात हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बेड के साथ कम से कम 7 बेडशीट उपलब्ध रहे, ताकि हर दिन अगर बदलना पड़े तो भी हम उसको व्यवस्था कर सकें। उसी हिसाब से हम कंबल और बाकी सब चीजें भी, गद्दे, सब व्यवस्थाएं हम आपके लिए करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि हमारे अस्पतालों में दवाओं की संख्या कम है। ईडीएल की लिस्ट ही हमारी खाली 295 की होती थी, उसमें भी जब हम काउंट करते थे तो मुश्किल से 250 तरह की दवाइयां उपलब्ध हो पाती थी। अब हमने ये तय किया है कि हम अपनी ईडीएल लिस्ट को बढ़ा देंगे, 530 तरह की दवाएं जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध हो पाएंगी। सिविल अस्पतालों में 448 तरह की दवाइयां उपलब्ध होंगी और पीएससी में 299 तरह की दवाइयां उपलब्ध होगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी हम 126 उसके लिए भी ईडीएल की लिस्ट बना रहे हैं। उस ईडीएल लिस्ट का विमोचन भी हम आज करेंगे और हमारा टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक ईडीएल में जितनी भी दवाइयां शामिल हैं उन सब के रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि किसी भी जगह लोकल परचेज की जरूरत ना पड़े। हर दवाई जो आप चाहते हैं वो ईडीएल में शामिल होगी। फिर मैं कहता हूं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो चिकित्सकों ने बताई और जो इस ईडीएल में सम्मिलित ना कर ली गई हो। लगभग हर दवाई की हम उस ईडीएल की लिस्ट में शामिल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज की सुविधा है। इसमें हमारा प्रयास यह है कि हम जो कंपोनेंट सेपरेशन का काम है उसको बढ़ाएं। अभी खाली 11 जिलों में है, इस साल हम 18 और जिले ऐड करेंगे जिसमें कंपोनेंट सेपरेशन की व्यवस्था होगी, और अगले साल बाकी 25 जिले भी ऐड करेंगे। अर्थात हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 साल में, इसमें चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंसिंग होती है इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम 35 करोड़ रुपए इस काम पे खर्च करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हर जगह कंपोनेंट सेपरेशन की व्यवस्था हो जाए ताकि ब्लड्स का एफिशिएंट यूज हम कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। डायलिसिस आप जानते हैं गरीबों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है प्राइवेट अस्पताल में जाके करने वाला। हमने ये तय किया है कि हम इतनी मशीनों की व्यवस्था करें कि कहीं भी डायलिसिस पे कोई वेट लिस्ट ना हो, किसी को प्रतीक्षा ना करना पड़े कि उसका 4 दिन बाद नंबर आने वाला है। हमने लक्ष्य रखा है कि हम हर अस्पताल में कम से कम 5 डायलिसिस मशीन रखेंगे, अधिकतम उसकी आवश्यकता अनुसार होगी। अभी हमारे पास कुल 194 डायलिसिस मशीनें हैं, उसमें हम 102 नई मशीनें ऐड करने जा रहे हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि कहीं भी डायलिसिस में कोई वेट लिस्ट ना रहे। नेक्स्ट, इसी तरह से कैंसर का उपचार का मुद्दा है। हमारे डे केयर सेंटर सभी 51 जिला चिकित्सालयों में चलते हैं। अब हम उसमें, पहले से हमारे जिला चिकित्सालयों में बेड आरक्षित थे, अब हम सिविल अस्पताल में भी कैंसर पेशेंट्स के लिए बेड आरक्षित कर रहे हैं, तो हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो इस काम में जो दवाइयां लगती हैं, मुझे बताया गया कि 43 तरह की दवाइयां कीमोथेरेपी में लगती हैं, उन सभी 43 ड्रग्स को हमने ईडीएल में शामिल कर दिया है ताकि ये 100% दवाइयां कीमोथेरेपी की जिलों में उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट, टेलीमेडिसिन, जैसा आपको पता है कि हमने इसको पिछले साल लॉन्च किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही लॉन्च किया था।
हब एंड स्पोक के माध्यम से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की। इसमें हमारा लक्ष्य रखा हुआ है कि हम 31 अक्टूबर तक जितने भी पीएचसीज हैं ये सुविधाएं अब पूरे प्रदेश में लागू कर सके। अभी लगभग ये आधे केंद्रों पे थी, इसको हम बढ़ाकर पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से जो जिला चिकित्सालयों में हितग्राही मूलक सुविधाएं हैं, एक हम लोगों ने छोटी सी स्टडी करके देखी। मरीज जब आता है और जब उसको दवा मिलती है उसमें करीबन 3 घंटे का समय लग जाता है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स टू मच। बहुत ज्यादा समय अस्पतालों में मरीजों का वेस्ट होता है। तो उसको करने के लिए हमने कुछ चेंजेस करने का निर्णय लिया है कि हम ओपीडी 2 बार करेंगे, सुबह 9 से दिन में 2 बजे तक, और फिर शाम को 5 से 6 तक ओपीडी होंगी। हर अस्पताल में हम हेल्प डेस्क बनाएंगे। इसका हेल्प डेस्क का पैसा हम पहले ही सारे जिला चिकित्सालयों को दे चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जब तक अभियान पूरा होगा सब जगह हेल्प डेस्क स्टैब्लिश कर लेंगे, जिसमें हमने कुछ आदमी, कुछ मैन पावर रखने के लिए भी पैसा देने का निर्णय लिया है। इसी तरह से हम वेटिंग टाइम कम करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। बीएमआई स्कैनिंग मशीन होगी जिससे ओपीडी में थोड़ा लोगों को समय कम लगेगा। ये व्यवस्था भी इसी अभियान के दौरान हम करेंगे। नेक्स्ट, उसकी ब्रांडिंग के कुछ फोटो हैं। ये कुछ जिलों में बन भी गए हैं, बाकी जिलों में भी बन रहे हैं। नेक्स्ट, आगे चलो। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो संपूर्ण कायाकल्प अभियान जो हमारा होने जा रहा है, 3 महीने में हम करीबन 434 करोड़ रुपए उस पैसे को छोड़ दें जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कर रहे हैं। राज्य सरकार के बजट से 434 करोड़ रुपए हम इस अभियान में व्यय करेंगे ताकि हमारे व्यवस्थाएं अस्पतालों की सुधर सके। नेक्स्ट, अगर हम इसको कंपैरिजन में देखें तो पिछले पूरे साल में हमने 157 करोड़ रुपए सब मशीनों और सब कुछ मिला के खर्च किया था। ये तब जब हम कोविड का खर्चा कर रहे थे। अभी जब हम बिना कोविड के करने जा रहे हैं तो भी हम उससे 3 गुना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं 3 महीनों में। ये मुख्यमंत्री जी का विभाग के प्रति लगाव और प्रेम को दिखता है कि उन्होंने कितना ज्यादा सपोर्ट हमारे विभाग को किया है। नेक्स्ट, हम जो निर्देश दिए हैं जिलों को, सभी जिला के कलेक्टर्स भी इस बात को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने ये आग्रह भी किया है कि जो पैसा हम दे रहे हैं जिलों में, कोशिश करें कि उसका कम से कम 25% आप जन भागीदारी के माध्यम से जिलों में एकत्र कर सकें और पैसा ना लेके व्यवस्थाओं के लिए लें। चाहे एसी कहीं चाहिए, कहीं कूलर चाहिए, वाटर कूलर चाहिए, किसी को कैंटीन में सपोर्ट करना है, रैन बसेरा, पार्किंग, जिस भी चीज में कर सकते हैं हम कुछ न कुछ जन सहयोग जरूर करें। हमने जो मेंटेनेंस कार्य के लिए समितियां बनाने के लिए निर्देश दिए, उसमें भी कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और ऐसे लोगों को जो अस्पताल में रहते हैं उनको जिनकी रुचि उनको साथ में रखें ताकि हमको जन सहयोग मिल सके। इससे जो ओनरशिप होती है कम्युनिटी की, वो हमारे अस्पताल के प्रति बढ़ेगी। नेक्स्ट, सिंपल से निर्देश है जो हमने दिए हैं कि जो काम करने हैं उनको, जो हमने पर्यवेक्षण समिति बनाई है जिसमें जन भागीदारी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं, काम भी उस समिति से पारित कराया जाए कि हम ये काम करना चाहते हैं। और जो काम आपको कोटेशन लेके करने हैं वो कोटेशन पे फैसला भी उसी समिति में रखा जाए, उसको केवल सरकारी तरीके से ना रखें। उसमें जिस समिति में जनप्रतिनिधि है उस समिति से कोटेशन अप्रूव कराएं और काम करने के लिए 45 दिन का समय दें, जिससे मेंटेनेंस का काम बरसात के बाद खत्म हो सके। ये जरूर ध्यान रखें कि जो बाहरी पुताई का काम है वो बरसात के बाद ही हो ताकि उसका कुछ समय ऐसा ना हो कि बरसात में ही खराब हो जाए। नेक्स्ट, ये भी देख लें कि जो हम सामान दे रहे हैं उसमें पुराने पलंग और बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिनका अब यूज नहीं रहेगा, तो वो अस्पतालों में स्टोर के रूप में ना दिखें, उनको राइट ऑफ करें, उनका डिस्पोजल टाइमली करें ताकि अस्पताल में ऐसा ना लगे कि वो स्टोर जैसा दिख रहा है, वो अच्छा दिख सके। और पूरे अभियान में लगातार जनता को शामिल करते रहें, प्रचार प्रसार इसका करते रहें ताकि लोग हमारे इस अभियान से जुड़ सकें और वो महसूस कर सकें इससे अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है कि इस अभियान के बाद हम जिला स्वास्थ्य समितियों को पुरस्कृत करने की भी एक योजना बनाएंगे। उसमें देखेंगे कि किस जिले में कितना जनसहयोग हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी थी और फीडबैक कैसा आया, उसके लिए हम जिलों को पुरस्कार भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहम्मद सुलेमान जी, आपने हमें आज के
अभियान के उद्देश्य से अवगत करवाया। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि वितरित करें। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 66.05 करोड़ की राशि शासकीय संस्थाओं के प्रभारियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित हो रही है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक से राशि वितरित करें। संपूर्ण कायाकल्प अभियान अंतर्गत प्रदेश की कुल 1625 स्वास्थ्य संस्थाओं को साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु 66.05 करोड़ रुपए की राशि वितरित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक विशेष सूचना भी है। जिलों को प्राप्त होने वाली सामग्री, फर्नीचर, अस्पताल उपकरण एवं अन्य सेवाओं की आवंटन की शीट जिलेवार ऑनलाइन और व्हाट्सएप भी वितरित की जाएगी। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एवं कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित स्वास्थ्य संस्थाओं में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित एक फिल्म भी विभाग द्वारा बनाई गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदलाव की नई तस्वीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS मापदंड अनुरूप 8 आयामों के तहत विकसित किया जा रहा है। आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में अति गंभीर मरीज का तुरंत उपचार, कौशलपूर्ण स्टाफ, निरंतर प्रशिक्षण, अस्पताल की उच्च स्तरीय मापदंड 3 बकेट अनुरूप साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित संधारण, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इंतजाम के साथ ही संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज को अच्छे वातावरण में बेहतर उपचार मिल सके। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कक्ष, सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की OPD, निशुल्क दवाई हेतु फार्मेसी, मरीजों को भर्ती करने हेतु पुरुष और महिला के अलग अलग वार्ड उपलब्ध हैं। गंभीर बीमारियों की जांच हेतु पैथोलॉजी लैब को फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ अपग्रेड किया गया है। बार कोड को स्कैन कर जांच की रिपोर्ट मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजी जा रही है। अब मरीजों को ब्लड के लिए भी नहीं भटकना पड़ता। अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। अस्पतालों में वातानुकूलित आदर्श प्रसव कक्ष में गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराए जा रहे हैं। प्रसव कक्ष अत्याधुनिक उपकरण और आवश्यक सामग्री से युक्त हैं। साथ ही न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें बच्चों का समुचित उपचार किया जा रहा है। अस्पतालों में मेजर और माइनर OT रूम का निर्माण किया गया है। OT रूम अत्याधुनिक संसाधनों और उपकरणों से लैस हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांचों के लिए डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही अस्पतालों में ICU और HDU कक्ष का भी निर्माण किया गया है। मरीजों के बेहतर उपचार हेतु ICU में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। ICU जरूरी संसाधनों के साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 24 घंटे उपचार के लिए तैयार रहता है। अस्पताल में उच्च स्तर की साफ सफाई, विश्व स्तरीय साइनेज, प्रत्येक वार्ड में LED टीवी के साथ ही निगरानी हेतु CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई है। मरीजों के लिए भोजन, पीने का पानी, अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने और आराम करने हेतु बेंच, रुकने के लिए रैन बसेरे के साथ ही वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, कपड़े धोने हेतु लॉन्ड्री, निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति के लिए आदर्श पावर बैकअप का इंतजाम किया गया है। इन सभी सुविधाओं के साथ अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं। सरकारी अस्पताल में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के मिलने के कारण कभी अस्पताल से मायूस होकर लौटने वाले मरीज आज अपने चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कुराहट लेकर लौटते नजर आ रहे हैं। बहू के लेके आई थी डिलीवरी के, और अच्छो खानो पीनो, दवा गोली सब अच्छी व्यवस्था है, खूब देख रख है।
हम अस्पताल में आए और पर्चा बना और इलाज शुरू हो गया जल्दी से। और यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छी है और आराम भी लगा है बच्चे को। और पहले से बहुत बदल गया अस्पताल और अच्छा है। पानी फेंक रही थी सो लग गया तो करंट, वो रोटा से लेके आओ यहाँ से तोड़ता इलाज हो लगो और खूब इलाज करो, न बाट न चढ़ाई, इंग्रेशन लगा, सब कचू करो, आराम लगा। निरंतर उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। अस्पतालों की बदलती हुई तस्वीर से जुड़ी हुई ये फिल्म आपके समक्ष थी और आगे बढ़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट पुस्तिका का विमोचन करें। आवश्यक दवा सूची पुस्तिका के अंतर्गत पूर्व में 295 दवाओं का उल्लेख था और जिसे अपडेट करके 530 दवा इस पुस्तिका में है। शासकीय अस्पतालों में इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार का अभियान एसेंशियल ड्रग लिस्ट पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी एवं नवजात शिशुओं के लिए उपयोग में आने वाली दवाएं शामिल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल ड्रग लिस्ट पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। धन्यवाद। गुणवत्तापूर्ण शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मुस्कान कार्य योजना की पुस्तिका के विमोचन के लिए पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे मुस्कान गाइडलाइन पुस्तिका का भी विमोचन करें। मुस्कान कार्यक्रम का उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में समय पर प्रभावी, कुशल, सुरक्षित, लाभार्थी केंद्रित, न्याय संगत और एकीकृत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना है। विमोचन हो रहा है मुस्कान कार्य योजना पुस्तिका का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और धन्यवाद। अनुरोध करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से, कि वे हम सभी को उद्बोधन देने की कृपया करें। तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का। आपकी कर्तव्य निष्ठा और सोच से संपूर्ण मध्य प्रदेश स्वस्थ राज्य के रूप में के व्यापक प्रचार प्रसार कार्यों के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। स्वस्थ नागरिक ही देश और प्रदेश की उन्नति का आधार स्तंभ होता है। हमारा मध्य प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। यह सोच है हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी, बहुत ही सम्मान से निवेदन करना चाहूंगी आपसे बहुमूल्य वचनों के लिए। हम तालियों से स्वागत करेंगे अपने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर भी है और स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य की समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, और कोविड के दौरान जिनके नेतृत्व में आप सबने अपने देश में उत्कृष्टतम काम, श्रेष्ठतम काम करके दिखाया है। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय मोहम्मद ACS हमारे मोहम्मद सुलेमान जी, सुदाम खाड़े जी, यहाँ उपस्थित और अलग अलग चिकित्सालयों के प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी अस्पतालों से संबंधित और उसके अतिरिक्त भी मेरे सभी बहनों भाइयों, हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी अधिकारीगण, पैरामेडिकल स्टाफ्स और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे छोटे बड़े सभी साथियों, सबसे पहले मैं उन संस्थाओं को जिनको अभी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, मैं हृदय से बधाई देता हूं और बधाई देने के साथ साथ उनको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उनने उत्कृष्टतम काम करके दिखाया है, बेहतर काम किया है। उन सब का अभिनंदन। देखिए, हमारे यहां कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया।
शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पहला सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई सा नहीं है। शरीर सब धर्मों का पालन करने का माध्यम है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हम स्थितियां समझते हैं, फिर हम किसी काम के भी नहीं रहते। और इसलिए आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा कोई करते हैं तो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, एएनएम हो, वार्ड बॉय हो, नीचे तक के हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे साथी गण करते हैं। इससे बड़ा सच में पुण्य कोई नहीं है। और मैं नहीं कहता, अब हर पेशेंट से पूछ लीजिए, वो कहता यही है कि भगवान के बाद अगर दुनिया में दूसरा कोई है तो वो डॉक्टर है, इलाज करने वाला है। और मैं केवल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, जितने चेकअप होते हैं, जितने टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है, उसमें अगर प्रेम से, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के और कोई लोग हों, अगर प्रेम से बोल लेते हैं तो आधी बीमारी तो वैसी ही भाग जाती है। और वो मरीज जिसकी आपने सेवा की है वो जिंदगी भर आपको याद रखता है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था 98 में, मल्टीपल फ्रैक्चर थे, 8 फ्रैक्चर थे शरीर में। उस समय कई दिनों तक मुझे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मैं अभी तक वो सिस्टर्स, वो बहनें जिनने मेरी उस दौरान सेवा की थी, डॉक्टर को तो मैं डॉक्टर ढोलकिया साहब को याद करते हुए जिनने मेरा ऑपरेशन किया था, वह उस दुनिया में नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर सहित मेरी जिन बहनों ने, जिनको हम नर्स कहते हैं, उनने सेवा की थी, आज तक नहीं भूला हूं। और आज भी कभी कभी उनसे फोन पे बात करता हूं। अद्भुत होती है वो सेवा सचमुच में। और इसलिए आप मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, ऐसा मेरा भी मानना है और प्रदेश की जनता का भी मानना है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। सुलेमान जी ने पीपीटी के माध्यम से हम अस्पतालों का कायाकल्प करने का जो अभियान हमने हाथ में लिया है, उसके बारे में विस्तार से कहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि सीटी स्कैन मशीन से लेके और एक्सरे से, डिजिटल एक्सरे से लेके, वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अस्पतालों के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। अक्सर सरकारी अस्पताल मतलब टूटी फूटी खिड़कियां, दर के और तड़ के दरवाजे, कहीं कांच नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल अगर पहले हम देखते तो उनका यही स्वरूप नजर आता है। गंदगी का अंबार है, बाथरूम अगर जाना हो तो नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ता है। एक बड़ा अलग तरह का चित्र प्रकट होता था। अस्पताल के बिस्तर, अस्पताल के पलंग। अब मैं पहले कुछ अस्पतालों में, अभी कोविड के बाद तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अक्सर दौरा करने जाता था तो कई बार पेशेंट कहते थे, साहब आपके आने की खबर मिली इसलिए चादर बदल दी, और नहीं तो 8 दिन से वही चादर जो बदबू मार रही थी, वही चादर डली हुई थी। अब कई बार हमारे सामने संसाधनों का भी संकट होता है। पलंग टूटे फूटे हैं, गद्दों में से रुई बाहर निकल रही है, चादर है ही नहीं तो धोने का इंतजाम ही नहीं है, कहां से बदलें। लेकिन अभी पीपीटी में आपने देखा, अब एक बिस्तर के लिए 7 चादर 7 दिन की अलग अलग, कोई कमी नहीं है। पलंग लाए जा रहे हैं, चादर, तकिए, तकिए का खोल, कंबल, ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जिसमें धन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सब की सब की गई है। और इसलिए हमको करना क्या है, मेरा निवेदन है, नंबर 1, जो बात सुलेमान साहब कह रहे थे, अभी अभी हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कही, वो बात जब अस्पताल में हम जाएं
तो जनता कहे कि ऐसा अस्पताल, आनंद आ गया यहां। ये सारी व्यवस्थाएं, नहीं तो कई बार ये सवाल सामने आता था, डिजिटल एक्सरे है तो ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर कह देते थे कि बगल में प्राइवेट वाले के यहां से चले जाओ और वहां से एक्सरे करवा के लाओ। अब हमारे पास अगर सब चीजें हैं, जिसकी अभी व्यवस्था की गई है, अब कमी किसी चीज की नहीं है, थोड़ी बहुत और व्यवस्था होनी। मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, अभी तक जो सामान खरीदने की प्रक्रिया थी वो रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर थी। इस बार रेट कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर आपने फिर से टेंडर किए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 214 करोड़ रुपए की सामग्री लगभग 166 करोड़ रुपया में ही आ गई। आपने 47 करोड़ 78 लाख रुपया बचा है। ये एक फैसले और ये आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि एक भी पैसा व्यर्थ ना जा पाए। अब हमारे पास सामग्री है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यवस्थात्मक, चाहे वो उपकरण हो, मशीनें हो और कोई व्यवस्था हो, धन की कमी हम नहीं आने देंगे, पैसा पर्याप्त दिया जाएगा। अब दूसरी चीज ये बनती है, आज तो कई अस्पतालों को विदिशा से लेके बाकी सबको हमने पुरस्कृत किया और मुझे तो आनंद आ रहा था सुन के। मंडला जिले की चिरई डोंगरी, अलग अलग जगह के, मैं सारे नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जिनको सम्मानित किया है, हमारे छोटे छोटे स्थान, छोटे छोटे स्थानों पर जो अस्पताल थे, आज उनको पुरस्कृत किया है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। एक व्यक्ति एक अस्पताल को बदल के रख देता है और इसलिए अपेक्षा यही है कि सच में अगर अस्पताल जाए तो व्यवस्था अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी है कि जो नहीं है तो अलग बात, नहीं तो पहली प्रायोरिटी जनता की ये हो कि मैं तो सरकारी अस्पताल में ही जाऊंगा। अगर व्यवस्था अच्छी होगी तो शासकीय अस्पतालों में, और आ रहे हैं लोग, देखो हम सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, हम गरीबों की, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों की, जो मध्यम वर्गीय भाई बहन है उनकी बेहतर सेवा करने का काम करते हैं। और इसलिए आपने जो बात कही डॉक्टर साहब, हेल्प डेस्क की, देखिए अस्पताल में जाए तो वहां लगना चाहिए कि हमें सम्मान के साथ हमें गाइड किया जा रहा है। आप आइए, आपका स्वागत है, फिर आप बता सकते हैं आउटडोर यहां है, फलानी जांच यहां होती है। देखिए तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। अभी कई बार क्या हो जाता है कि गए अस्पताल तो ऐसा लगता है कि इसकी अटकी आया है, तो ढंग से बात ही नहीं होती, आधा दिल वहीं टूट जाता है। लेकिन आपकी हेल्प डेस्क बनी हुई है, सब अस्पतालों में जरूरी है हेल्प डेस्क। आपकी मदद यहां होगी, आप आ जाइए और वहां से प्रेम पूर्वक गाइड हो जाए। ब्लड अगर देना तो यहां टेस्ट होगा, बाकी पैथोलॉजी टेस्ट यहां होंगे। देखिए आपने प्रेम से बोल दिया और गाइड कर दिया तो हृदय से आपको दुआएं देगा और फिर वो सरकार को भी दुआएं देगा। यानी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे और अहू शीतल होए। अच्छी बात करने में, मीठी बात करने में, प्रेम से बताने में अलग से कोई पैसा नहीं लगता। और इसलिए हेल्प डेस्क हमारी, उसके साथ साथ डॉक्टरों की उपलब्धता और निश्चित समय सीमा जो तय है उसमें उपलब्धता, उसकी ढंग से व्यवस्था, मुझे लगता है कि ये अगर हमने कर लिया तो हमारी शाखा आज बहुत बड़ी है। वैक्सीनेशन में जो काम आपने किया है, कोविड के पेशेंट्स की जैसी सेवा आपने की है, वो अद्भुत है। और मैं कोविड काल का अनुभव अपना बता रहा हूं, लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में जाना कम कर दिया था, प्राइवेट से सरकारी अस्पतालों की तरफ आ गए। अद्भुत काम हुआ कोविड के दौरान, अद्भुत काम। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। ये परमानेंट हमारी पहचान बन जाए। केवल 3-4 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक, हमारा वैक्सीनेशन का अभियान। देखिए ये जो प्रिकॉशन डोज लग रहा है ये बहुत जरूरी है। लगातार अभी भी कोविड के प्रकरण आ रहे हैं, ये अलग बात है,
कि वायरस अब लंग्स में वैसे प्रवेश नहीं कर रहा, लेकिन जनता को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को हम हल्के से ना लें। और जो सितंबर की तारीख है, 25 सितंबर हमने तय किया है, 25 सितंबर तक जितनी पात्र आबादी है हमारी, उन सबको हम प्रीकॉशन डोज लगा के एक नया सुरक्षा कवच दे देंगे, नया सुरक्षा कवच दे देंगे। तो एक वैक्सीनेशन। दूसरा मेरा आग्रह है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम जितने पात्र बचे हैं उन सबको, इंडिविजुअल्स को आयुष्मान कार्ड बना के दे दें। तीसरी चीज, टेलीमेडिसिन का हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं उसका इंतजाम करें। हम ये कोशिश करें कि हमारे फिजियोथेरेपी, एक बार ये प्रयास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पूरी टीम से कह रहा हूं, फिजियोथेरेपी और योग को कैसे जोड़ा जा सकता है। दोनों का काम बहुत एक जैसा है, योगासन और फिजियोथेरेपी, दोनों को अगर हमने जोड़ा तो मैं समझता हूं कि फिजियोथेरेपी का लाभ निश्चित तौर पर दुगना हो जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है। कुछ नए प्रयोग मध्य प्रदेश करने का प्रयास करें। अब मशीनें बाकी सब है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, वो है जन भागीदारी। देखिए, उचित प्लेटफॉर्म हो तो देने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन भोपाल की सड़कों पे मैं आंगनवाड़ी के बच्चों को खिलौना इकट्ठे करने निकला था, हाथ ठेला लेके लोगों ने खिलौनों से ट्रक भर दिए और साथ में चेक अलग दे दिए। भोपाल में 10 ट्रक, 1 घंटे में इंदौर में 40 ट्रक खिलौने आ गए और 8.5 करोड़ रुपया, कोई ने 5,000 कोई ने 10,000 चेक के रूप में दे दिए कि ले जाओ आंगनबाड़ियों में। हम अगर बेहतर अपना अस्पताल बना के हम जन सहयोग मांगेंगे तो कई छोटी मोटी व्यवस्थाओं के लिए पैसा या सहयोग वस्तु देने वालों की कमी नहीं है। जन भागीदारी सचमुच में बहुत ताकतवर है। मन में यह भाव हो जाए, पिताजी की पुण्य स्मृति में, माताजी की पुण्य स्मृति में, शादी के उपलक्ष्य में फलानी चीज अस्पताल में लगवा दूं, कोई एसी लगवा दे, कोई कूलर लगवा दे, कोई बाकी चीजों की व्यवस्था कर दे। तो ये जो बात आपने कही है, धीरे धीरे जनता के सहयोग, अच्छा जनता की केवल भागीदारी नहीं आएगी, जनता अस्पताल से सीधे जुड़ जाएगी। तो वो जन भागीदारी भी आप लाने की कोशिश करें। जो उपकरण हमारे आ रहे हैं वो समय सीमा में लग जाए, उनका ठीक से उपयोग हो जाए, मरम्मत, टूट फूट, सफाई की व्यवस्था, ये सब युद्ध स्तर पर आप करके अस्पताल को ऐसा बना दें कि प्राइवेट अस्पताल से कहीं भी हम कमतर ना हो। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है और मुझे भी 5 बजे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बड़े तालाब पहुंचना है। अंत में एक ही बात कहते हुए आप सबसे, हर घर तिरंगा ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता जनार्दन का कार्यक्रम है। आजादी का 75वां वर्ष है। हम फिर से एक बार देशभक्ति के भाव से भर के अपने अस्पताल में, अपनी संस्था में तिरंगा झंडा लगाएंगे और संस्था के साथ साथ अपने घर पर भी तिरंगा फहराएंगे। 13 से लेके 15 के बीच कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा ना फहराए। और इस बीच डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से मैं ये अपील भी करता हूं कि जो इलाज के लिए आए उनसे कहना कि इलाज तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे घर पे तिरंगा जरूर लगाना। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशभक्ति का यह आह्वान किया है, इसको सफल बनाने में हम कोई कसर न छोड़ें। एक बार फिर आज जो विजेता है या अलग अलग पुरस्कार जीते हैं उन सबको बहुत बधाइयां, लेकिन बाकी जो बैठे हैं वो कल भी यहां से आके अगले साल पुरस्कृत होंगे, पुरस्कार लेंगे और अपनी संस्था को बेहतर से बेहतर बना के दिखाएंगे। और आने वाले समय में डॉक्टर साहब थोड़ा संकोच कर गए कि मैं पहले नंबर की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं मैं तो पहले नंबर की बात करता हूं। हम नंबर 2 नहीं रहेंगे। कई योजनाओं में मध्य प्रदेश क्रियान्वयन में
नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। इस संकल्प के साथ आज यहां से आप विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर सुदाम खाड़े जी, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि वे आभार उद्बोधन दें। आज के संपूर्ण कायाकल्प कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री प्रभाम चौधरी जी, एसीएस महोदय, या कार्यक्रम स्थल पर और जिले से पधारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण जिन्होंने कायाकल्प में अवार्ड पाए और अगले साल लेने वाले उन सभी को, और संपूर्ण कायाकल्प अभियान सफल बनाने के लिए जो हम जुटे हैं उन सभी लोगों को मैं पुनः एक बार आज के कार्यक्रम में धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।